हमने स्टार्ट लिया था चैप्टर 1 ऑफ योर ज्योग्राफी, नाम था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो मोस्टली हमने कल डेफिनेशन ही देखी थी। अब हम आए हैं हमारे पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 पे टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सो आप रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। ऐसा माना जाता था कि रिसोर्सेज नेचर के गिफ्ट हैं और इसीलिए हम लोग गिफ्ट समझ के उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करने लगे, और उसी की वजह से हमें ये 3 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। नीचे लिखी हुई हैं। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म हो गए। accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into 2 segments। कुछ ही लोग रिसोर्सेज अंधाधुंध यूज करने लगे, इसलिए सोसाइटी में रिच और पुअर हो गया। ठीक है, जो मतलब जिसका जो ज्यादा रिच था भाई वो उनका ज्यादा हक था, और जो कम रिच था उसका कम हक था उन रिसोर्सेज पे। उसके बाद हम लोग इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, अंधाधुंध उसको यूज करने लगे, और उसकी वजह से बहुत सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हमें। ग्लोबल वार्मिंग है, उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड जब मिट्टी अपना उपजाऊपना खो देती है, मिट्टी अपना पोषण खो देती है, जमीन अपना पोषण खो देती है, एकदम बंजर हो जाती है, यूजलेस, तो दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, सो इसी पर से क्वेश्चन है हमारा। एग्जामिन, मैं लिखवाती हूँ आपको। एग्जामिन मेजर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एग्जामिन मेजर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय indiscriminate use of resources। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हमको जब हमने अंधाधुंध रिसोर्सेज यूज किए। ठीक है, सो आंसर है आपका पेज नंबर 3 पे। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक है, उसमें 3 लाइन्स हैं। ठीक है, सो ये 3 लाइन्स। पहली लाइन डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, पहली पॉइंट, सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। एक्यूमुलेशन, अच्छा एक्यूमुलेशन मतलब कब्जा या यूज। ठीक है, सो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज in few hands which in turn divided the society into 2 segments, that is haves and haves not। haves और have not मतलब किसी के पास है किसी के पास नहीं, कोई रिच है कोई पुअर है। ठीक है, सो पुअर तक। तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अंधाधुंध यूज करना, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis। global मतलब पूरी दुनिया, ecological मतलब इवन इकोलॉजी मतलब जो हमारा environment है, crisis मतलब आपदा। ठीक है, सो पूरी दुनिया में environmental crisis आ गया है, तो such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। so आंसर क्या लिखेंगे? land degradation। ठीक है, सो इसका आंसर 3 पॉइंट्स हैं, ये और ये। ठीक है, सो क्वेश्चन 13 के बाद क्वेश्चन 14। अच्छा, अब हमने इतना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर लिया। ठीक है, इतना ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर लिए, अब क्या कर सकते हैं हम? रिसोर्सेज यूज कर लिए, खत्म भी हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, अब क्या? सो पेज नंबर 3 पे राइट साइड पे अभी हम पढ़ रहे हैं। देखो, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई शांति रहे
और हमारी लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी बनी रहे, उसके लिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सारे रिसोर्सेज का एक सरखा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर इसी तरह से ये रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे, एक दिन हमारा प्लैनेट अर्थ, ठीक है, वो डेंजर में आ जाएगा। सो इसीलिए कि हमारा प्लैनेट अर्थ डेंजर में ना आए, क्यों? क्योंकि हम मतलब एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं हमारे रिसोर्सेज। सो इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम चाह रहे हैं रिसोर्स मतलब रिसोर्स और उसकी प्लानिंग, मतलब रिसोर्स की प्लानिंग की रिसोर्सेस कैसे यूज करने हैं उसकी प्लानिंग हमें अभी से ही करनी पड़ेगी। अगर हम चाह रहे हैं कि फ्यूचर में रिसोर्सेस एकदम से डिप्लीट ना हो जाए, हमारा प्लैनेट अर्थ खतरे में ना आ जाए। तो ये वाली प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक मीटिंग की गई थी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। इसमें क्या था, 1992 में 100 से ज्यादा स्टेट्स, मतलब 100 से ज्यादा कंट्रीज के हेड मिले रियो डी जेनेरियो जगह आई ब्राजील में मिले। और सबसे पहली बारी, ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में सबसे पहला फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ। इंटरनेशनल अर्थ समिट मतलब 100 कंट्रीज के हेड आके मिले थे और मुद्दा था कि भाई अर्थ को कैसे बचाया जाए, ठीक है भाई। सो द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल। क्या था एम? वो समिट क्यों रखी गई थी, वो मीटिंग क्यों रखी गई थी 100 वर्ल्ड लीडर्स की? वो था एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं एनवायरमेंट को लेके, हमारे प्रकृति को लेके, उसको सॉल्व करना था। और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशली भी डेवलप करें, इकोनॉमिकली भी डेवलप करें। सो असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो जितने भी लीडर्स आए थे वहां पे उन सबको एक साइन कराया गया, जिसमें उनको एक डिक्लेरेशन साइन करना था ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। भाई मतलब कुछ रूल्स थे भाई, उनको साइन करने थे भाई, हमारी कंट्री वो फॉलो करेगी और वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। वो जो रियो जो संस्था थी उसने क्या किया, उन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एंडोर्स किया, मतलब ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को एक तरह से प्रमोट किया। मतलब जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हैं, फॉरेस्ट प्रिंसिपल मतलब रूल्स, भाई फॉरेस्ट को लेके कुछ रूल्स थे उससे प्रमोट किया। और एजेंडा 21 एडॉप्ट किया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, ठीक है। एजेंडा 21 एडॉप्ट किया ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए, ठीक है। सो अब इससे बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। So sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation. Sustainable development या sustainable economic development की definition क्या है? Sustainable economic development means, इसका मतलब development should take place without damaging the environment. Development करना है पर इन्वायरमेंट को नुकसान किए बिना, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंस शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और आज हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स हैं उसको ना, मतलब हमारी जरूरतें हमारे फ्यूचर जनरेशन को भारी ना पड़े, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट करना है पर विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना डेवलपमेंट करना है। और आज जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशंस को प्रॉब्लम ना दे, मतलब हम सब खत्म ना कर दें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि भाई सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन तो है पर आप उस डेफिनेशन को अचीव कैसे कर सकते हो,
ठीक है। सो what is sustainable economic development? Suggest any two ways in which resources can be used judicially. Next question, what is sustainable economic development? Suggest any two ways in which ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और दो तरीके बताओ जिससे हम रिसोर्सेज को जुडिशियली मतलब सोच समझ के यूज कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन पेज 3 पे राइट साइड पे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन है आंसर पेज 3 पे राइट साइड पे, पेज 3 पे राइट साइड पे है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। Sustainable economic development means development should take place without damaging environment and development in the present should not compromise with the needs of future generation। ये पूरी डेफिनेशन लिख देनी है सस्टेनेबल से लेके फ्यूचर जनरेशन तक। ठीक है। सो ये डेफिनेशन है। फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। हमें भाई सोच समझ के यूज करना है और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है। ठीक है। मतलब आज आप ऐसे यूज करो कि आप एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना करो और आपकी फ्यूचर जनरेशंस भी उससे यूज कर पाए। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, विच रिसोर्सेस सजेस्ट एनी टू वेज, दो तरीके बताओ जिसमें आप रिसोर्सेस को ढंग से यूज कर सकते हो। सो दो तरीके, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दो तरीकों का नाम है द टू वेज इन विच रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड जुडिशियली आर रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को बचाना, कंजर्व करना, बचाए रखना, और रिसोर्स प्लानिंग प्लान करना कि यूज कैसे करना है, और दूसरा उसे बचाए रखना। ये दो तरीके से हम जो है हमारा जो ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो ये खत्म हुए जा रहे हैं रिसोर्सेज, वो बचा सकते हैं। सो इसमें टू वेज पूछे हैं ना। सो कौन से टू वेज हैं? टू वेज इन विच रिसोर्सेज, टू वेज ऑफ यूजिंग resources judicially are पहला तरीका है रिसोर्स प्लानिंग, दूसरा तरीका है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये दो तरीकों से आप रिसोर्सेज को अच्छे से जुडिशियली यूज कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि भाई रियो डी जेनेरियो में समिट हुआ था, उससे रिलेटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट एंड एजेंडा 21। ठीक है। Question 15. What was the purpose of Rio de Janeiro Earth Summit 1992? ये रियो डी जेनेरियो एक जगह है ब्राजील में। ठीक है। सो समिट मतलब मीटिंग।
सो ये मीटिंग क्यों हुई थी और उसका पर्पस क्या था, व्हाट वाज, ठीक है, व्हाट वाज, इसका पर्पस क्या था। सो क्यों रखेंगे, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 वाला पैराग्राफ, उसमें से 4th लाइन, 4th, The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at global level. यहाँ तक कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, The summit was convened, convened का मतलब अरेंज किया गया था या मैनेज किया गया था, ठीक है। So the summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and social economic development at global level. Global level पे सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी थी, ठीक है। ये इसका पर्पस था, ठीक है। सो फिर फाइनली ये जो ग्लोबल समिट वालों ने क्या किया, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लास्ट में सबसे साइन करवाई सारे लीडर्स से डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब एक स्टेटमेंट, एक पेपर जैसा साइन कराया गया सब 100 लीडर्स से कि भाई उनके देश में ये सारे नीति नियम कानून पालन करेंगे और एजेंडा 21 अचीव, भाई एजेंडा 21 अपनाया गया। अब एजेंडा 21 क्या है मैं वो समझाती हूँ, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। Question 16. What did Rio Convention endorse? मतलब उस समिट में, उस मीटिंग में रियो कन्वेंशन मतलब मीटिंग, उस मीटिंग में क्या एंडोर्स किया गया, किस चीज को प्रमोट किया गया या किस चीज को आगे बढ़ाया गया, क्या विकास हुआ, वो मीटिंग करके क्या फाइनल डिसीजन निकला। सो आंसर है पेज नंबर 3 पे, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, 4th लास्ट लाइन, द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। उन्होंने क्या किया कि भाई ग्लोबल मतलब हर देश के लिए, फॉरेस्ट प्रिंसिपल मतलब हर देश फॉरेस्ट प्रिंसिपल अपनाएगा, एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21, और हर देश एजेंडा 21 का पालन करेगा ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल किया जाए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपने डेफिनेशन देखी है वो अभी सपना है हमारा, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने रिसोर्सेज को इस तरह से एक्सप्लॉइट करना बंद ही नहीं किया है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे। अभी मे बी कोरोना की वजह से कुछ टाइम के लिए हमारे रिसोर्सेज सेव हो रहे थे, पर अभी फिर से लाइफ मतलब नॉर्मल तो होगी, कितने टाइम तक ऐसे रहेगा। सो हम लोग इंसान भाई अपनी नीड्स के लिए रिसोर्सेज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करता है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अभी सपना है जो हम 21st सेंचुरी में पूरा करने सोच रहे हैं कि हम पूरा करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन है व्हाट डिड रियो कन्वेंशन एंडोर्स, तो पेज नंबर 3 पे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में 4th लास्ट लाइन, द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। आंसर, द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। मतलब दो चीजें सब लोगों से मनवाई गई उस मीटिंग में। पहला तो कि भाई हम हर देश को साइन कराया गया कि भाई इन्वायरमेंट के रूल्स फॉलो करेंगे, ग्लोबल इन्वायरमेंट के रूल्स, और दूसरा एजेंडा 21 भी बताया गया भाई सबको एजेंडा 21 अपनाना है। सो व्हाट इज एजेंडा 21 नाउ, एजेंडा 21 क्या है। सो क्वेश्चन
व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है, मतलब एक कहते हैं ना जैसे हम लोग नहीं बिल बनाते हैं, तो वैसा एक डिक्लेरेशन जैसा है जो हमने माना है। डिक्लेरेशन जो वर्ल्ड लीडर्स जो उस टाइम मिले थे सारे देश, उन्होंने 1992 में साइन किया था यूएन कॉन्फ्रेंस में, यूएन में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां साइन किया था ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील, मतलब यही रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही इसको साइन किया गया था। इसका एम क्या है? सो आंसर आपका अभी चालू हो रहा है पेज 3 पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन, एजेंडा 21 में फोर्थ लाइन। सो इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंट damage, poverty, disease through global cooperation on common interest and mutual needs and shared responsibilities. One major objective is that every should draw its own local agenda 21. देखो क्या एम क्या है ग्लोबल जो ये एजेंडा है 21 का। सो ये एम करता है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना चाहता है। ग्लोबल मतलब पूरा वर्ल्ड, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम लोग फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रखें और हम लोग रिसोर्सेज ऐसे यूज करें कि एक्सप्लॉइट ना हो। सो मतलब मेन एजेंडा 21 यही है, उसने सब देशों को ये साइन कराया है कि वो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोशिशें करेंगे। और दूसरा है ये एजेंडा साइन कराया गया है टू कॉम्बैट मतलब फाइट। किससे फाइट करना है? एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है, जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है सब देशों द्वारा उससे, पावर्टी से, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, डिजीज वगैरह, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इवन एजेंडा 21 का एक और एम है कि हर देश अपना एजेंडा 21 बनाए, मतलब अपने देश के हिसाब से वो खुद के रूल्स बनाए एजेंडा 21 में। सो मेन एम क्या है? पेज नंबर व्हाट इज एजेंडा 21? सो पेज नंबर 3 पे एजेंडा 21 फोर्थ लाइन, इट एम्स, तो इट की जगह एजेंडा 21 लिखोगे, फोर्थ लाइन, ठीक है, फोर्थ लाइन। It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities का, ठीक है। ठीक है, सो इस तरह से मतलब एजेंडा 21 भी साइन कराया गया सारे वर्ल्ड लीडर से कि भाई किस तरह से आप भाई किस तरह से लड़ोगे गरीबी से, पावर्टी था ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स, सारे देशों को एक होना है। सो इस तरह ये एम था। सो दिस वाज योर एजेंडा 21। ये कहाँ साइन कराया गया था? ये जो मीटिंग हुई थी वहीं पे, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों अभी आगे देखो, हम अभी रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। हमने अब देखा कि भाई रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज हो रहे हैं, उसके लिए समिट्स की गई, भाई मिले बहुत सारे देश, 100 कंट्रीज के हेड्स मिले रियो डी जेनेरियो में। सो देश के एजेंडा 21 भी मतलब उसको भी भाई पास किया गया। अब मतलब और क्या,
सो अब मतलब रिसोर्स प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब हमें अगर हम चाह रहे हैं कि भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, भाई चीजें फ्यूचर के लिए बचें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। हमें प्लान करना पड़ेगा इन रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, ठीक है। एक मतलब आपके जैसे घर में कभी पैसे की कमी हो, ठीक है, सो आप क्या करते हैं, सोच समझ के यूज करते हैं कि इतना अभी करना है, इतना अभी, भाई सैलरी जब तक आएगी तब तक हमें ढंग से यूज करना है। सो रिसोर्स प्लानिंग भी वैसे ही करनी पड़ती है, एकदम प्लान्ड वे से करना पड़ता है। सो प्लानिंग, पेज नंबर 3 पे, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. It has importance in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources. मतलब जो इंडिया जैसी कंट्री है जिसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, वहाँ खास जरूरत है इसकी। मतलब क्यों जरूरत है इंडिया में, क्यों, तो आप देखो कहीं पे देयर आर रीजन्स वेयर आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कई ऐसी रीजन्स होती हैं जो जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे एक पर्टिकुलर टाइप की जमीन, भाई जैसे एक जमीन है जिसमें वीट बहुत उगते हैं, ठीक है, वीट बहुत उगती है, जैसे पंजाब है, ठीक है, सो वहां पे वीट बहुत उगता है, तो वो जमीन आपको पंजाब में ही मिलेगी। फिर साउथ इंडिया का अपने रिसोर्सेज हैं। सो देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर। देयर आर रीजन्स व्हिच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ, एंड देयर आर सम रीजन्स व्हिच हैव एक्यूट शॉर्टेज। कुछ रीजन्स होती हैं जो अपना जो पूर्ति कर लेती हैं, जैसे भाई पंजाब है तो उसको गेहूं किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर कोई ऐसे स्टेट्स भी होंगे भाई जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, क्रॉप्स ही उगते नहीं है, सॉइल फर्टाइल नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनके पास हमेशा से एक्यूट शॉर्टेज, हमेशा से कमी रहती है, उन्हें किस पे निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे राज्यों पे निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट्स। ये जो बात इन्होंने कही है इसको एक एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे कि जो स्टेट्स हैं झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, एमपी के हैं, वो मिनरल्स में रिच है, मतलब मिनरल्स बहुत अच्छे से अवेलेबल है, कोल डिपोजिट्स, कोयला भी अवेलेबल है। और अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, वहां पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, पर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स और ये सब, ठीक है, टेक्नोलॉजी। वहां पे अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है। अब पानी का आप कहोगे क्या लेन देन, भाई ऑब्वियसली वाटर इज अ वाइटल कंपोनेंट इन टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है, वाटर इज अ वाइटल कंपोनेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब अरुणाचल प्रदेश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब बिल्डिंग्स हुआ, टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं है। The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy. राजस्थान की बात करो तो उसके पास सोलर पावर फुल है, विंड पावर फुल है, पर उसके पास वाटर रिसोर्सेज नहीं है। राजस्थान आपको पता होगा डेजर्ट एरिया है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख तो जैसे हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी इंडिया से अलग थलग एक है। क्यों? क्योंकि लद्दाख बहुत ज्यादा कोल्ड है और वहां पे जो इट हैज रिच कल्चरल हेरिटेज, मतलब वहां पे कल्चर एकदम, मतलब आप देखो तो बहुत ही रिच बाय ट्रेडिशंस, वहाँ के कल्चर बहुत रिच है, कल्चरल हेरिटेज। पर वहाँ क्या नहीं है, वहाँ वाटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ मिनरल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कोल्ड है, वहाँ बहुत ठंड रहती है। सो इसीलिए यही सारे कारण हैं, हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ऐसी बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करनी है हमें लोकल लेवल पे करनी है, हमें स्टेट लेवल पे करनी है, हमें नेशनल लेवल पे करनी है। तो ये हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी है। रीजन क्या है, कोई किसमें ज्यादा है, कोई किसमें ज्यादा है, पर इससे तो फ्यूचर जनरेशंस, उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। जैसे एक चीज तो मेरे स्टेट में एक चीज कम है और एक चीज बहुत ज्यादा है, मैं वो कम वाली चीज भी फुल यूज कर रही हूँ, ज्यादा वाली तो मैं कर ही रही हूँ फुल यूज। सो मतलब मेरी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा, तो इसलिए मुझे रिसोर्स प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो यही मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18। Why is resource planning essential?
रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों है? वाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल? गिव सम एग्जाम्पल्स विच एक्सप्लेन इट्स नीड। गिव सम एग्जाम्पल्स which explain its need। कह रहा है रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों है और कुछ एग्जाम्पल बताओ कि जिससे उसकी जरूरत है। मतलब पहले तो कि पूछ रहा है क्यों जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, और एग्जाम्पल्स तो ये बताने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी अभी बोले, अरुणाचल प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ और फिर लास्ट में लद्दाख। ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। और क्यों जरूरी है उसका आंसर पेज नंबर 3 से, पेज नंबर 3 लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, जो रिसोर्स प्लानिंग वाला पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 3 से। Planning is the widely accepted strategy for the judicious use of resources। ठीक है, it has importance in a country like India। इसका जो बहुत बड़ा महत्व है इंडिया जैसी कंट्री में, which is enormous diversity, जो इतनी डाइवर्स है, मतलब इतना ज्यादा विविधता है इंडिया में, in the availability of resources। ठीक है, रिसोर्सेज तक लिखेंगे, इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसने रीजन पूछी है, तो यही रीजन है डाइवर्सिटी। ठीक है, किसी कंट्री में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो तो वहां तो प्लानिंग की खास जरूरत है। ठीक है, अच्छा ये जो हम बुक पढ़ेंगे वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया को सोच के ये बुक, मतलब आप जो भी पढ़ते हो, इवन आगे भी जाके अगर आप ऐसी इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी आप पढ़ोगे 11th में 12th में, आप कॉमर्स सब्जेक्ट लोगे या आर्ट्स भी लोगे, तो आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ही पढ़ोगे सब कुछ। ठीक है, मतलब इंडिया के रेफरेंस में ही सब पढ़ोगे आप फ्यूचर में भी। ठीक है, अच्छा इसके बाद रिसोर्सेज तक है। इसके बाद इसी पे आप एग्जाम्पल भी देना। वो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन, वी गिव सम एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल है पेज नंबर 4 पे ही, और उसी पैराग्राफ में जिसमें आपने ये रिसोर्सेज तक लिखा, उसी पैराग्राफ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10th लाइन, 10th लाइन फॉर एग्जाम्पल से लिखना है, फॉर एग्जाम्पल से कंट्री तक। ठीक है, सो 10th लाइन, से लिखना है फॉर एग्जाम्पल the states से लेके कंट्री तक। The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country तक। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फिर से, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी मिनरल्स में रिच है, कोल डिपोजिट में रिच है। अरुणाचल प्रदेश के पास पानी ज्यादा है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान के पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है पर पानी नहीं है। फिर लद्दाख के पास कल्चरल हेरिटेज अच्छा है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब वाटर रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो वाइटल मिनरल्स तक लिखेंगे। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। वाइटल मिनरल्स तक लिखना है। ठीक है, वाइटल मिनरल्स तक लिखेंगे। इसका आंसर कहाँ आएगा, वाइटल, इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। ये जो भी आंसर्स लिखो ना पॉइंट बना के लिखना। ठीक है, ऐसे बिल्कुल गुचड़ मुचड़ लिखोगे तो कभी याद करोगे ना, लर्न करने का मजा भी नहीं आएगा। मतलब लर्न करने के लिए बुक निकालोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। पॉइंट मेंटेन करके लिखो तो पॉइंट में क्या थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। सोशल में और साइंस में भी दोनों में पॉइंट्स में ही लिखा करो। एक इंग्लिश में पैराग्राफ फॉलो होता है। ठीक है, पॉइंट्स की आदत ही रखो सोशल में और साइंस में। ठीक है,
अच्छा, इसके तो ये आपका क्या हुआ कि भाई रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों है और उसके एग्जांपल्स थे। अब देखो नेक्स्ट है, नीचे आ जाओ, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में एक्चुअली में प्लानिंग की कैसे जाती है, ये तो हुई जरूरत कि जरूरत क्यों है और उसके एग्जांपल्स तो हमने दे दिए एग्जांपल्स। अब भाई रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में होती कैसे है, सो उसी पर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the stages of resource planning in India? ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के क्या स्टेजेस है, ठीक है। सो पेज नंबर 4 पे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का पैराग्राफ है, पेज नंबर 4 पे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। सो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। This involves surveying, mapping and quantitative estimation and measurement of resources, evolving planning structure। फिर थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। कह रहा है कि भाई इंडिया में कितने, जो देखो टोटल 3 स्टेजेस हैं रिसोर्स प्लानिंग के। पहला स्टेज है पेज नंबर 4 पे, हम पहले वो रीड कर लेते हैं, क्या समझ लेते हैं। पेज नंबर 4 पे रिसोर्स प्लानिंग के स्टेजेस क्या है, तो पेज नंबर 4 पे सेकंड लाइन, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया वाले पैराग्राफ में सेकंड लाइन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है वो पहचानो। इन्वेंट्री मतलब कहाँ कहाँ छुपे बैठे हैं हमारे रिसोर्सेज, पहले उन्हें ढूंढो, ठीक है। सो पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई पहचानना है, और इन्वेंट्री मतलब उनको ढूंढ निकालना है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, हमें पूरा ढूंढना है कि हमारा रिसोर्स क्या है और उसे पूरे हमारी कंट्री में ढूंढना है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है हमारा रिसोर्स क्या है, तो हम प्लानिंग क्या करेंगे। मुझे मेरे स्टूडेंट्स ही नहीं पता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स क्या हैं, तो मैं उनको ऑब्वियसली फ्यूचर में एग्जाम आएगा, मुझे एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी, तो मेरे को पता ही नहीं है मेरा रिसोर्स क्या है, तो मैं तैयारी कैसे करूंगी। तो उसी तरह से इंडिया को भी रिसोर्स प्लानिंग करनी है, तो पहले रिसोर्सेज तो पता होने चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, आप छोटा सा लिखना, बहुत सारा मत लिखना, इन्होंने बहुत सारा लिखा है। फर्स्ट पॉइंट इज, पहला इंडिया के पास रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया है 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस है, 3 stages of resource planning in India, of resource planning in India। पहला स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज, तो आपकी बुक में दिया हुआ है फर्स्ट रोमन में पेज नंबर 4 पे, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में सेकेंड लाइन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, आइडेंटिफिकेशन से लेके कंट्री तक, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन से लेके कहां तक लिखोगे, कंट्री तक। फिर सेकेंड पॉइंट, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ठीक है। अब आपने पहचान लिया आपके रिसोर्सेज क्या हैं, फाइन। अब रिसोर्सेज पहचान लिए, अब क्या करना है, अब एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करो, अब प्लान करो। यही आपकी स्टडीज के साथ भी अप्लाई होता है, ठीक है। आप अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ ढूंढो और फिर प्लानिंग करो, सेम। सो पहले प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करो, एंडोड विद, एंडोड मतलब लैस, फिल्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप तक दूसरी पॉइंट लिखोगे। इवॉल्विंग a planning structure
endowed with appropriate technology, skill and institutional setup. Third point, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. ठीक है, जो ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, सॉरी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जो ये आपने प्लान बनाया है वो उसको जो ये आपने डेवलपमेंट का प्लान बनाया है वो एक्चुअली में पूरे देश के लिए डेवलपमेंट हो, सिर्फ रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान ना हो, पूरे देश के डेवलपमेंट का प्लान हो. ठीक है, सो थर्ड इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान matching the resource development plans with overall national development plans. ठीक है, इसके बाद इंडिया हैज मेड कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. तो इंडिया पहले से ये सब अचीव कर रही है, जिसके गोल्स हैं रिसोर्स प्लानिंग के, काफी टाइम से वो अचीव कर रही है. ठीक है, अभी ये जो सारा टॉपिक है इसमें से मेरे ख्याल से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन जैसा, पर मैं एक बार ये आपको गो थ्रू समझा देती हूँ, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा. देखो पेज नंबर 4 पे मैं राइट हैंड साइड पे देख रही हूँ, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो जरूरी है. मतलब कोई भी रीजन को डेवलप करना है तो रिसोर्सेज तो होनी चाहिए, पर अगर खाली रिसोर्सेज हैं और उस रीजन में टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो डेवलपमेंट नहीं होगा. हमारी कंट्री में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो रिच हैं कुछ रिसोर्सेज में, पर कहीं वो बहुत ही बैकवर्ड रीजन्स में हैं. और कई ऐसे रीजन्स हैं जो बहुत पुअर है रिसोर्सेज में, जहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है पर वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, पैसा बहुत है वहाँ. ठीक है, ऐसा भी है. मतलब रिसोर्स प्लानिंग में जो रिसोर्स प्लानिंग है इसमें ये भी चीजें रुकावट है. कोई रीजन है जो फाइनेंशियली अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल मतलब है, एक चीज है तो दूसरी नहीं है, वैसा कुछ. तो जो हमारी कोलोनाइजेशन की हिस्ट्री एक चीज रिवील करती है कि भाई जो फॉरेन इन्वेडर्स आए, जो बाहर से आए थे लोग, उनको वहां के रिसोर्सेस नहीं अट्रैक्ट किया. हमारे इंडिया में वो अट्रैक्ट क्यों हुए थे, फॉरेनर्स क्यों कब्जा करने आ गए या बिजनेस करने आ गए थे उस टाइम? हमारे रिसोर्सेस ने ही उन्हें अट्रैक्ट किया था. हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था उस टाइम, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन किया हमारे रिसोर्सेज का और उन्होंने हम पे अपना कब्जा कर लिया. रिसोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी हो और इंस्टीट्यूशन सेटअप हो तो ही कुछ हो सकता है. मतलब रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए तो ही आप कुछ कर पाओगे. ठीक है, मतलब देश कुछ कर पाएगा. इंडिया ने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, मतलब इंडिया ने सब कुछ देखा है, तो इसलिए इंडिया के लिए डेवलपमेंट और रिसोर्स डेवलपमेंट वो खाली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तक सीमित नहीं है, पर इंडिया क्या सोचता है रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचता है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इवन हम जो ह्यूमन है हमारी भी क्वालिटी देखता है. मतलब साइंटिस्ट और जो बड़े बड़े इन्वेंटर्स हुए, आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब इन सब के बारे में देखता है. एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, और लोगों के एक्सपीरियंसेस देखता है. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द नेक्स्ट टॉपिक. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर अगर हम उसे इरेशनली यूज करेंगे, मतलब अंधाधुंध यूज करेंगे और बहुत ज्यादा ओवर यूज करेंगे, तो हम इससे सोशली पीछे हो जाएंगे, इकोनॉमिकली पीछे हो जाएंगे और बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी. इन सब प्रॉब्लम्स से ऊपर उठने के लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना पड़ेगा, जो कि दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है. अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहते हैं तो रिसोर्स का कंजर्वेशन मतलब बचत करनी पड़ेगी रिसोर्सेज की. लीडर्स और थिंकर्स शुरू से यही सोचते आ रहे हैं. जो गांधी जी थे उन्होंने इसको बहुत ऊंचा उठाया, इस आवाज को. वो चाहते थे कि रिसोर्स कंजर्वेशन हो. उन्होंने एक लाइन बोली थी जो 1 मार्क में भी कभी कभी आती है, महात्मा गांधी ने,
कि हम इतना सारा रिसोर्स अवेलेबल है कि सबकी जरूरत पूरी हो। कुदरत के पास इतना सारा रिसोर्स अवेलेबल है कि सबकी जरूरत पूरी हो, पर इतना नहीं है कि वो किसी की लालच पूरी कर पाए, ग्रीड पूरी कर पाए। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ठीक है, ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश मतलब उसने क्या बोला कि भाई ये जो लालची लोग हैं वो ही हमारे टेक्नोलॉजी के दुश्मन हैं, और इसलिए वो बोलते थे कि भाई हम प्रोडक्शन ऐसे करें भाई सबको प्रोडक्शन का लाभ मिले, ठीक है, एक को ना मिले, वैसा कुछ वो सोचते थे। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर आपका पेज नंबर 5 पे ऊपर एक पैराग्राफ है, एट इंटरनेशनल लेवल पे भी ये मुद्दा बहुत उठाया गया है रिसोर्स प्लानिंग का। क्लब ऑफ रोम में भी एक मीटिंग हुई थी, वहां पे भी गांधी जी की ये बात को सहमत किया गया था, सहमति दी गई थी। अलग अलग लीडर्स मतलब ये चीजें बोलते रहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और रिसोर्स कंजर्वेशन हो, ये अलग अलग लीडर्स बोलते रहते हैं। इवन हमने ब्राजील का भी पढ़ा, रियो डी जेनेरियो, उसमें भी यही डिस्कशन हुआ था। ठीक है, सो हम यहाँ आज एंड करते हैं विद दिस। कल हमारा टॉपिक होगा लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर्स तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज, और हो सके तो याद करते जाइएगा, और जितना मैंने टेक्स्ट से कराया उतना थोड़ा एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, सो एक चैप्टर का एक ऐसे पता रहेगा कि इतने पेजेस का चैप्टर है, ये है। ठीक है, सो अच्छा रहता है अगर ताजा समझो और उसी टाइम आप खुद रीड कर लो, सो बहुत अच्छा रहता है, और क्वेश्चन आंसर से याद करो तो और ज्यादा अच्छा। ठीक है, सो वी आर एंडिंग हेयर एट अवर क्वेश्चन नंबर 19। वी विल स्टार्ट टुमारो विद अवर क्वेश्चन नंबर 20 and we will discuss the land resources topic tomorrow. चलें, thank you.